इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भैया ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, कार्यक्रम किसान वाणी में हम सभी बातें ज़रूर करते हैं जो हमारे कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ावे और हमारा जो जीवन स्तर बेहतर बने और एक समाज को एक बढ़िया संदेश भी हम ज़रूर देवे। और साथियों देखो, कार्यक्रम में किसान वाणी में हम वैसे तो बहुत चीज़ लेकर आते हैं, लेकिन आज जो हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा, एक तो हम बात करेंगे डेयरी एवं मत्स्य पालन में अवसर, और इसी तरह भाई नई फसल नई उमंग में हम जो बातचीत लेकर आए बैल वाली सब्जियों की बिजाई के बारे में बात करेंगे। लेकिन साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा आज के कृषि प्रश्न से हम करते हैं। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली जो अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ की गई है, उसका आपको ज़रूर उत्तर देना है। और भाई एसएमएस के माध्यम से आपको ज़रूर इसका उत्तर 8 बजकर आपको 30 मिनट तक देना है। और अब अगर जो हम इसकी बातचीत करें तो साथियों, इसका जो सही उत्तर आपको 9466021336 पर आपको इसका हमारे को सही उत्तर देना है। प्रश्न एक बार फिर से, हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को दी जाने वाली अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ की गई है। भाई आपको बताना भाई 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 या फिर और कितने हैं, तो आपको सही उत्तर आपको भाई 8 बजकर 30 मिनट से पहले आपको हमारे को इसका सही उत्तर देना है। और अब चर्चा ज़रूर कर लेते साथियों। वैसे तो देखो, हम भाई महत्वपूर्ण सभी जानकारियाँ आपके समक्ष लेकर आते हैं और कई बार भाई हम प्रगतिशील किसान बहन भाई है या फिर जो कृषि वैज्ञानिक है उनके पास भी जाते हैं, बातचीत ज़रूर करते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय चर्चाएं होती है। ऐसी हमने एक चर्चा ज़रूर करी है फानों को जलाने से होने वाले नुकसान विषय पर कृषि वैज्ञानिक राम गोपाल शर्मा से भाई बातचीत करी है और इस बातचीत के अंश हम ज़रूर सुनते हैं। आपके साथ प्लांट प्रोटेक्शन भी है और जिन्होंने हरियाणा सरकार के अंदर 30 साल से अधिक कृषि क्षेत्र में इन्होंने सेवाएं दी है और उनके अनुभव को साझा करते हुए आज हम बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं आपके माध्यम से सभी किसान भाइयों को नमस्कार करता हूँ, राम करता हूँ। जी डॉक्टर साहब, आज हम जो बात कर रहे हैं फानों को जलाने से होने वाले नुकसान को कैसे बचाएं, इस विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले फाने होते क्या जी? किसान भाइयों की जो अभी रबी की फसल, गेहूं की फसल है जी, उसके अवशेष जी, गेहूं को ऊपर से कंबाइनों द्वारा काटने के बाद में या धान को कंबाइन से जो अवशेष बच जाते हैं मिट्टी के, वो जमीन पर खेत में रह जाते हैं कटे बिना, जिनका प्रयोग हम बाद में भूसे के रूप में करते हैं, उसके बावजूद भी कुछ फाने खेतों में रह जाते हैं, उनको फसल अवशेष कहते हैं जी। तो ये जो फानों को जलाने की घटनाएं बहुत ज्यादा हम देखते हैं, भाई मीडिया के अंदर भी देखते हैं, कई बार हम स्वयं भी कहीं जा रहे होते हैं तो खेतों में आग लगी पाती है। तो ये कैसे बच सकता है जी, और जलाते क्यों इनको ये किसान, प्रगतिशील किसान बन भाई? एक्चुअली किसान जो है अपने अगली फसल के लिए खेत को तैयार करने के लिए जी इन फसल अवशेषों में आग लगा देते हैं, जिससे वातावरण तो प्रदूषित होता ही होता है,
जल माल की भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। कभी कभी वो आग इतना भयंकर रूप ले लेती है कि आसपास के वृक्ष भी, बड़े बड़े पेड़ भी जल जाते हैं। और कई दफे तो आखिरी बार तो देखा गया है कि गांव के अंदर भी आग घुस गई है और जिससे उसका काफी नुकसान हुआ है, लोगों के पशु भी जल गए हैं। तो ये आग लगाना बहुत ही नुकसानदायक है। इंसान कोशिश करनी चाहिए कि भाई पॉल्यूशन भी ना हो, क्योंकि बहुत से लोगों को दमा और ऐसी बीमारियां हैं जो इसके पॉल्यूशन से और भी बढ़ती है जी। तो रोकने के लिए तो सरकार द्वारा बहुत कुछ रोकने के लिए बार बार आग्रह किया जाता है, क्योंकि बार बार बताया जाता है किसान गोष्ठियों के माध्यम से कि भाई आग मत लगाओ, इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति पर सीधा असर पड़ रहा है। क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीवाणु हमारी मिट्टी को सुधारने के लिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं जी। और डॉक्टर साहब, जिस तरह फानों को जला देते हैं, इस प्रकार से भाई मित्र की जो कीट है वो मर जाते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, भाई ये क्या फायदा करते हैं? अगर जो ना जले तो ये किस प्रकार से उर्वरक कर देते जी? ये जब मिट्टी के अंदर आग लगती है तो मिट्टी की ऊपरी सतह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है जी, जिससे मिट्टी के अंदर जो सूक्ष्म जीव मिट्टी के अंदर पे हुमस को खा करके मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने का काम करते रहते हैं 24 घंटे दिन रात, वो गर्मी की वजह से वो मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अंदर सूक्ष्म जीव सारे ही खत्म हो जाते हैं। मिट्टी वैसे एक किस्म से उसके अंदर राख का रूप धारण कर देती है, जिससे अगली फसल के ऊपर उसका प्रतिकूल असर पड़ता है। तो इसलिए कभी भी मिट्टी के पानों के अंदर आग नहीं लगानी चाहिए। सूक्ष्म जीवों का नुकसान के साथ साथ मिट्टी की उर्वरा शक्ति का नुकसान, हुमस का नुकसान और मिट्टी के संरचना का नुकसान जी सभी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये फाने ना जले, भाई प्रचार प्रसार सरकार की तरफ से भी होता रहता है, कोई कुछ सब्सिडी भी है भाई? अगर जो ना जले तो प्रोत्साहन राशि के तौर पर भाई किसानों को भाई सरकार देती हो? किसानों को मिट्टी के अंदर फानों को मिलाने के लिए यदि कोई इंडिविजुअल फार्मर जी, यदि कोई सरकार से मिट्टी को पलटने वाले हलों को, हाँ जी, ऐसे यंत्र आए हुए हैं जो रिवर्सिबल प्लो बोलते हैं उनको, वो 75% पर एक कस्टमर हायरिंग सेंटर भी बनता है, या एक अकेला कोई किसान लेना चाहे, ग्रुप में लेना चाहे तो 90% सब्सिडी तक भी उन यंत्रों पे दी जाती है, जिससे उन पानों को मिट्टी के अंदर ही मिला दिया जाए और सरकार द्वारा उनको मिलाने पर प्रति एकड़ 1000 रुपए भी अनुदान दिया जाता है। तो इसलिए सरकार बहुत कोशिश करती है, क्योंकि इस नुकसान काफी होता है। सरकार सोचती है कि भाई आग ना लगे और ये मिट्टी के अंदर मिल करके फाने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा दें जी। और तो डॉक्टर साहब, इसके लिए सरकार 75% 50% तो अकेले व्यक्ति को अनुदान देती है और 90% तक ग्रुप में यदि कोई काम कर रहा है तो उसको भी सब्सिडी पर यंत्र देती है। तो इस प्रकार से डॉक्टर साहब, अगर जो हम बात करें फानों को ना जलाए तो भाई पर्यावरण में हमारे सहयोगी हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और बताइए, जिस प्रकार से फाने जल जाते हैं जी, हमारी सोच ये रहती है कि भाई हमने अगली फसल तैयार करनी जल्दी से, टाइम कम है, लेकिन हमें नुकसान अपना ज्यादा कर देते हैं। कुछ ऐसा भी हो जाता है जिस तरह हमने फाने जला दिए और उसके बाद जो वो भूमि होती है कि वो बंजर हो जाए बाद में। हाँ, भूमि बंजर होने के कगार पे जाती है। भूमि के अंदर तो हुमस यदि नहीं होगा तो भूमि बंजर ही है। यदि हमारा हुमस जो मिट्टी के अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव मिट्टी का निर्माण करने के लिए गोबर को खा रहे हैं या छोटी छोटी पत्तियों को खा रहे हैं, फसल अवशेषों को खा करके मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं,
और यदि हमने आग लगा दी तो भूमि बंजर होने की तरफ भी चली जाएगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव भी मर गए तो, और वो खाने भी जल गए, सभी कुछ खत्म हो गया, तो वो एक राख की तरफ, बंजर जमीन की तरफ बढ़ती चली जाएगी, उससे प्रोडक्शन पर सीधा प्रतिकूल असर पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब कई बार हमें समाचारों के माध्यम से भी देखते हैं कि जो फसल होती थी अब वो फसल उस भूमि में होनी बंद होगी क्योंकि वो जमीन बंजर होगी। क्या इसी वजह से बंजर हो रही है जी? हाँ, यही कुछ हमारे खाद जो पूरा प्रयोग नहीं कर पाते पौधे, कुछ हमारे जैविक खाद्यों का प्रयोग कम होने की वजह से बंजर होती जा रही है जमीन, जिससे हमारा प्रोडक्शन लेवल एक लेवल पे जाकर के रुक चुका है। तो यही कारण है वजह से भी लगता है। हाँ, मिट्टी की क्षमता जो है वो एक हमने उसका अधिकतम दोहन कर लिया है, उसको बचाने के लिए हम काम नहीं कर रहे जी। तो ये सूक्ष्म जीवों का हमारे इसमें बहुत तगड़ा रोल है, और ये फाने ना जलें तो काफी सुधार हो सकता है, और मिट्टी की सॉइल फर्टिलिटी भी इंक्रीज हो सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, और आगे भविष्य में प्रोडक्शन पर उसका सीधा असर पड़ता है। मतलब ये फाने जलाना नुकसानदायक है। तो डॉक्टर साहब, आप जो कार्यक्रम में जुड़े, कुछ सुझाव संदेश हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाइयों के लिए? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सभी किसान भाई कभी भी आग ना लगाएं, इससे नुकसान ही नुकसान है, इसका फायदा नहीं है। और हमने अपने भविष्य के लिए भी अपनी मिट्टी को संभाल के रखना है, क्योंकि हमारे बच्चे भी आगे उन्होंने भी यही जीवन काटना है अपना, तो भविष्य में उनके लिए भी तो हमारा कुछ दायित्व बनता है कि उनके लिए छोड़ करके जाए और मिट्टी को अच्छा बना करके जाए। जब हमारे पूर्वजों ने हमारी को अच्छी जमीन दी है तो हमारा फर्ज भी बनता है कि हमारे अगली पीढ़ी को भी अच्छी जमीन मिले। उसके लिए हमारे को जमीन को सुरक्षित करना, जमीन को सुधार के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, और जितना भी मैक्सिमम उसको सुधार के लिए किया जा सकता है वो कार्य करते रहना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में जुड़े, अच्छे सुझाव दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो साथियों, ये तो बातचीत करी हमने डॉक्टर से, और इन्होंने भाई बहुत बढ़िया जानकारी ज़रूर दी है। और बिल्कुल साथियों, देखो जो ज़मीन है उसको हमने बेहतरीन ज़रूर रखना चाहिए। और जो कृषि वैज्ञानिक राम गोपाल शर्मा ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि भाई देखो, जो हमारे बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से हमारे को ज़मीन जैसी दी है, उसको कम से कम उसको जो आने वाली जो पीढ़ी है उनको तो एक बेहतर हाथों में हम जो हमारे पास जो ज़मीन है उसको सही करके दे। क्योंकि साथियों, कई बार देखते हैं कि लालच में साथियों हम अपने समय को बचाने के लिए हम जो प्रकृति का विनाश की तरफ ले जाते हैं, तो ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि साथियों, सभी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो जो चर्चा ज़रूर हम कर लेते साथियों डेयरी एवं मत्स्य पालन में अवसर की, क्योंकि साथियों देखो जिस प्रकार से भाई एक जनसंख्या भी बढ़ रही है, और काम जो यदि हम देखा है तो अगर जो डेयरी और मत्स्य पालन के क्षेत्र की तरफ देखा है तो साथियों इसमें हम लाभ बढ़िया प्राप्त कर सकते हैं। और भाई आय वृद्धि का प्रभाव लोगों के भोजन के पसंद पर पड़ता है। और यह तर्क दिया जाता है कि पोषण मानव कल्याण के लिए भाई एक केंद्रित शर्त है, और यह स्पष्ट है कि एक विकासशील देश में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि उच्च प्रोटीन सेवन से जुड़ी होती है। तो साथियों, जब हम प्रोटीन की ही बातें करें तो सब्जियों और जानवरों दोनों ही लोगों के लिए प्रोटीन के स्रोत है। और भारत में भाई जो डेयरी और मत्स्य पालन पशु प्रोटीन के दो सबसे लोकप्रिय स्रोत है। और भारतीय अर्थव्यवस्था में डेयरी और मत्स्य पालन को दो प्रमुख क्षेत्र है जो सकल घरेलू उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। तो भारत दुनिया में भाई सबसे ज्यादा दूध उत्पादन करने वाले देशों में से एक है। और राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा उद्योग की रिपोर्ट के अनुसार भाई 2021 से 22 में भाई भारत में प्रतिदिन 126 मिलियन लीटर दूध का उत्पादन हुआ। और इस तरह वैश्विक दूध उत्पादन में लगभग
24.64% का योगदान है। और भारत में भाई जो डेयरी उद्योगों की बात करें तो भाई दुनिया में सबसे बड़ा है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये जहाँ पर भाई छोटे किसान अक्सर अपनी आय के प्राथमिक स्रोत के रूप में डेयरी खेती पर निर्भर रहते हैं। तो अन्य शीर्ष दूध उत्पादन देश संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील और पाकिस्तान है। और बताया गया कि भाई पिछले दशक में भारत में दूध उत्पादन में भाई 58% की वृद्धि दर्ज की गई है। और यह भी बताया गया कि भाई डेयरी क्षेत्र को भाई राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में 5% का योगदान देता है। तो कुल मिलाकर साथियों क्या होता है भाई जो श्वेत क्रांति जब हम बात करें तो भाई ऑपरेशन फ्लड जिसने श्वेत क्रांति के रूप में भी जाना जाता है भारतीय डेयरी उद्योग में एक महत्वपूर्ण विकास था भाई जो 1970 के दशक में डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। और श्वेत क्रांति का उद्देश्य भाई दूध की उपलब्धता को बढ़ाना था। तो कुल मिलाकर साथियों क्या तो एक तो जो डेयरी और जो मत्स्य पालन है साथियों दोनों बहुत बढ़िया है। और इसमें जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई सहायक धंधे में इसको इस्तेमाल करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और साथियों चर्चा ज़रूर हम कर लेते हैं मौसम की भी, क्योंकि साथियों जो मौसम बारिश का ज़रूर हो रहा है और बारिश हो भी रही कई स्थानों पर। और आज का जो अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 और न्यूनतम की बात करें तो 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आने वाले हम 24 घंटे की बात करें तो भाई अधिकतम 36 और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना। कुल मिलाकर भाई बारिश की बात करें तो भाई आजकल भाई दोनों दिन भाई बारिश की भाई बहुत ज़्यादा संभावना है 80% तक। तो भाई अपना बंदोबस्त हमने सही करना चाहिए। और इसी तरह साथियों कल के कृषि कार्यक्रम की भी जानकारी आपको ज़रूर दे देते भाई। कल रविवार है और कार्यक्रम हम लेकर हमेशा आते रविवार को थारी चिट्ठी हमारे गीत। और सोमवार को कार्यक्रम अन्नदाता उसमें हम जो चर्चा का विषय लेकर आए हैं धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या व समाधान। और आज की नसीहत के दौरान सोमवार को हम जो विषय इसमें लेकर आए हैं बेर के बागों की देखभाल और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी। तो साथियों ये तय हमने कल और परसों के दोनों कार्यक्रमों की जानकारी ज़रूर दी। और अब जो अन्य जानकारी हम ज़रूर कर लेते हैं साथियों अन्य चर्चा की, लेकिन लोक संगीत ज़रूर एक रागनी सुनते हैं कार्यक्रम किसान वाणी में। साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली बोस इस साड़ी ला दे हो जिसकी चमक निराली। तक साड़ी ऊपर फोटो में भारत के सभी यार ये हो तिलक गोखले ऋषि दयानंद स्वामी शंकराचार्य हो गवर्नमेंट हाउस दिल्ली में राजगोपालाचार्य हो रक्षा मंत्री भारत के बलदेव सिंह सरदार भी हो राजेंद्र प्रसाद पटेल गांधी वीर जवाहर भी हो हंसते हंसते जेल के अंदर पढ़ने ने जो प्यार भी हो काला पानी पहुंचा हो वीरों न जाने खपाली वो सही साड़ी लाले हो जिसकी चमक निराली वो सही साड़ी लाले हो जिसकी चमक निराली। चंद्रशेखर आजाद का फोटो ऋषि बिहारी बोस भी हो लाला लाजपत राय लाहौर में पिटता हुआ निर्दोष भी हो राजगुरु सुखदेव बिस्मिल मरते हुए मजोश भी हो जलियांवाले बाग का जलसा डायर फायर करता हो उसका बदला लेने लंदन में शेर भी फिरता हो
उधम सिंह की गोली से लंदन में डायर मरता, डायर मारा अब मरा ना बार गया खाली, वो सही साड़ी लाए हो जिसकी चमक निराली, वो सही साड़ी लाए हो जिसकी चमक निराली। रखे राम और लक्ष्मण राज छोड़ के वन में धक्के खाते हो, राजा हरिचंद्र सत के कारण काशी में बिक जाते हो, जगदेव पवार काट के गर्दन दान में शीश चढ़ाते हो, राजा मोर ध्वज लड़का चीर के कृष्ण का शेर जमाते हो, हरना कुछ पर लाद भगत को ताता खम बखड़ाते हो, राजा और विक्रमादित्य प्रजा का जो कष्ट मिटाते हो, जन आजादी का हो मिलके पूछे सब दिवाली, वो साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली, वो साड़ी लाते हो जिसकी चमक निराली। रामायण महाभारत और गीता धार्मिक इतिहास भी हो, आजादी आदि दिखे और गुलामी का नाश भी हो, लाल किले पे तिरंगा झंडा सामने खड़ा सुभाष भी हो, कहे जाट मेरे संग नो कहे गुरु लक्ष्मी चंद मंगी में हो, किसानों का सच्चा सेवक सर छोटू राम भी संग में होगा, भारत माँ का बच्चा बच्चा आजादी की दंग में, भारत के नक्शे में दिखे हारी और पारी, जिसके चमक निराली, वो सही साड़ी लागे हो जिसकी चमक तो साथियों ये तय हमने रागनी सुनी और रणवीर सिंह और साथियों द्वारा था, और भाई मेर सिंह के हिट रागनियों में से हमने इसे रागनी को लिया था। और भाई बस ये भाई किस्से ज़रूर हमारे को एक आत्मसात भी करते हैं और हमारे को उस घटनाओं की भी बातें ज़रूर बताते हैं और जिसमें महत्वपूर्ण बातें होती है, और इसी ये रागनी थी और चर्चा भी ज़रूर आगे कर लेते हैं साथियों। हम जो चर्चा हम लेकर आए साथियों, इसमें हम जो आज चर्चा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, और साथियों जब इस चर्चा की बात करते हैं यानी कि PMFBY 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई भैया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि मंत्रालय के कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई थी। और भाई एक फसल बीमा योजना सर और PMFBY का उद्देश्य भाई प्राकृतिक आपदाओं भाई जिसमें ओलावृष्टि, सूखा, अकाल, कीटों और बीमारियों के कारण फसलों के नुकसान के खिलाफ किसानों को जो वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। और PMFBY सभी भारतीय किसानों को लागत प्रभावी प्रीमियम पर फसल बीमा प्रदान करता है। और PMFBY एक किफ़ायती फसल बीमा उत्पादन है जिसे बीमा कंपनी और बैंकों के नेटवर्क के माध्यम से भाई लागू किया जाता है। और इस योजना में भाई 50 करोड़ से अधिक किसानों को शामिल और 50 से अधिक विभिन्न फसलों के लिए बीमा कवरेज प्रदान योग करता है। और भाई इसमें अप्रत्याशित घटनाओं से उत्पन्न फसलों की क्षति या हानि से पीड़ित किसानों का वित्तीय सहायता और सहयोग प्रदान करना इसका उद्देश्य है। इसी तरह साथियों किसानों की आय की स्थिर करना और खेती को निरंतरता सुनिश्चित करना और किसानों को आधुनिक एवं नवीन कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। और इसी तरह साथियों फसल विविधीकरण और किसानों की जो ऋण पात्रता सुनिश्चित करना, कृषि क्षेत्र की वृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को
बढ़ाना तथा किसानों को उत्पादन के जोखिमों से बचाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो साथियों, वास्तव में अगर जो इसे योजना की बात करते हैं, बहुत कई करोड़ों व्यक्ति इसमें भाई लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और ये स्कीम में जो केंद्र सरकार की होती है, राज्य सरकार की होती है, हमेशा साथियों जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है इस क्षेत्र में मजबूती से आगे बढ़ते रहे और देश का प्रतिनिधित्व करते हुए भाई बढ़िया अन्न उगावे। तो ये योजनाएं हमेशा साथियों के मील का पत्थर हमारे लिए रहती है। तो ऐसी योजनाओं का हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाना चाहिए और हमारे जो किसान है भाई जो कम पढ़े लिखे, उनके समक्ष इस प्रकार के हमें विचार जरूर साझा करनी चाहिए ताकि वो भी आर्थिक तौर पर मजबूत हो सके। और साथियों, जानकारी आपको जरूर हम लेकर आते हैं और नई फसल नई उमंग में हम बात करेंगे साथियों बेल वाली सब्जी की बिजाई की। और जब इसकी बातचीत करें तो भाई घिया एक कद्दू वर्गीय महत्वपूर्ण सब्जी है और इसको लौकी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके मूल्यांकन फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, घास, रेखा जिसमें रेशा, खनिज, लेवा प्राकृतिक से होती है। तो इसे पर भाई बात करें तो भाई पूसा, समर, प्रोलिफिक लौंग जो उन्नत किस्म की जब हम बात करें तो भैया किस्म गर्मी व बरसात दोनों मौसम में उगाने के लिए बढ़िया सा। और एक किस्म में फल काफ़ी संख्या में लगते हैं और बेलों की बढ़वार की भी काफ़ी रहती है। और इसी तरह भी पूसा समर प्रोलिफिक राउंड है। इसी तरह घिया इसार 22 है। इसार घिया शंकर 35 की बात करें या फिर भाई जो अन्य जो ये जो किस्म है ये महत्वपूर्ण है। और भाई इसके अंदर जब हम बात करें तो भूमि की एक तो तैयारी तो बढ़िया कर रहे हैं। तो वैसे तो भाई घिया की फसल हर प्रकार की भूमि पर हो सकती है, लेकिन भाई उचित जल निकास युक्त प्रचुर जीवांश से युक्त चिकनी बलुई मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। और भूमि का भाई पीएच मान एक उदासीन होना चाहिए। उदासीन का मतलब भाई न अम्लीय और न ही क्षारीय, अर्थात 6 से लेकर 7 के बीच में होना चाहिए। और बिजाई तक 3-4 हफ्ते पहले भाई गोबर की सड़ी गड़ी खाद माछी तरह मिला दे और फिर 3-4 बार जुताई कर जुताई के बाद सुहागा लगावे। और बिजाई के समय की बात करें तो भाई देखो फरवरी मार्च बरसात की फसल के लिए जून जुलाई का समय सबसे बढ़िया इसमें रहता है। तो साथियों, ये हमने घिया की वैज्ञानिक विधि की बात करी क्योंकि बेल वाली सब्जी है और भाई इसे मैं भाई बढ़िया तरीके से हम ध्यान रखा है। तो भाई बीज की जो मात्रा घिया की बिजाई के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ काफ़ी रहता है। और बिजाई से पहले बीज को रात भर पानी में भिगो लेना चाहिए ताकि जो बीज का जो अंकुरण है वो अच्छी तरह इसमें हो। और भाई जो चर्चा ज़रूर हम बेल वाली सब्जियों की हमने करी और भाई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी ज़रूर दे देते हैं, लेकिन जानकारियाँ महत्वपूर्ण से पहले भाई जो हमने आज का जो कृषि प्रश्न शुरुआत में पूछा था कि हरियाणा में मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों के जो दी जाने वाली जो अनुदान राशि बढ़ाकर कितने रुपए प्रति एकड़ की गई है। भाई इसका जो सही उत्तर भाई 8,000 है। पहले ये 7,000 था, तो 1,000 भाई अभी कुछ समय पहले ही इसमें बढ़ा था। और इसके जो सही उत्तर की जब हम बात करें तो साथियों इसमें जो सही उत्तर सबसे पहले भाई संजीव कुमार ने अमन कुमार गाँव खुखानी से भाई यानी कि इंद्री करनाल जिले से इन्होंने सही उत्तर दिया है। और इसी तरह साथियों एक और अगर जो उत्तर की बात करें तो साथियों इसमें नांगल इंद्रजीत ने दिया नांगल से। और भाई और इसी तरह भाई एक जो सही उत्तर भाई गांव जिगुड़ी से यमुनानगर से भी ज़रूर आया भाई रणधीर सिंह वांगड़ और परिवार के सभी सदस्य। इसी तरह एक और सही उत्तर जो आया भाई सेक्टर 30 से मनोज कुमार, रेखा रानी और निधि, निशा, धर्मपाल और मूर्ति देवी और परिवार के सभी सदस्यों ने भाई ये सही उत्तर दिया है। आप सभी को बधाई और एक उम्मीद करते हैं भाई हम जो कृषि प्रश्न आपसे करते हैं उसका सही उत्तर देते हैं जो वो सभी के ज्ञान को आगे बढ़ाता है। तो आपको बहुत बहुत बधाई। और इसी तरह साथियों जानकारी भी ज़रूर आपके समक्ष लेकर आते हैं। एक जानकारी है भाई PIB ऐप के माध्यम से आप अपने मोबाइल के अंदर भाई PIB ऐप डाउनलोड कीजिए और भाई PIB ऐप के माध्यम से आप जब सर्च करते हैं तो साथियों इस पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की होती है और महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी वर्ग की है। लेकिन भाई कृषि से जो संबंधित की बात करें तो भाई इसमें भी हमें बहुत लाभ मिलता है। और जानकारी किसान कॉल सेंटर से भी आप ज़रूर ले सकते हैं 1551 जो भाई घर बैठे आप इस फ़ोन के माध्यम से निःशुल्क है भाई कृषि से संबंधित आप सभी जानकारी इसमें ले सकते हैं। तो साथियों ये तो बातचीत हमने ज़रूर महत्वपूर्ण
दूरभाष की करी। और अब बात ज़रूर इसमें करें तो साथियों देखो, ये जो आजकल के दिनों में आप ज़रूर अपना ध्यान रखें, क्योंकि मौसम जिस तरह बारिश का है और अब आगे भाई गर्मी भी है, क्योंकि मौसम ज़रूर बदलता है, परिवर्तनशील रहता है, तो अपने ध्यान रखिए। और इस प्रकार से भाई जो आपके पास पशु है तो उसके जो बाड़े का भी सही ध्यान रखें भाई। जो जहाँ पर आप पशु बांधते हैं भाई, साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें, और जंगलों का भी। और इस प्रकार से उसकी रचना होनी चाहिए भाई, सीधी एकदम, उसमें भाई लो नहीं लग गए, क्योंकि गर्मी का मौसम अब आगे बढ़ना है। तो इसमें भाई महत्वपूर्ण अगर जो देख रेख रखेंगे तो बढ़िया रहेगा। और इसी तरह साथियों, जब आप पशु को सुबह शाम आप जब घुमाने ले जाते हैं, जोड़ की तरफ ले जाते हैं, तो साथियों पानी पिला कर ही ले जाना चाहिए, क्योंकि कई बार हम जब पशु को ऐसे ले जाते हैं तो जब जोड़ का पानी या फिर अन्य तालाब का जो पानी पीता है साथियों, वो उसमें गंदगी भी होती है और भाई जीवाणु और उसमें भाई कीटाणु भी होते हैं। तो जिस तरह भाई वो पीकर हमारे पशु बीमार होते हैं और हमें नुकसान का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश करें तो साथियों आप पशु का सही ध्यान रखें। और इसी तरह साथियों जो हम जो बात करें तो प्राकृतिक खेती की, साथियों प्राकृतिक खेती को ज़रूर अपनाइए, क्योंकि साथियों जिस प्रकार से अब बात करें, अगर जो प्राकृतिक खेती को आप नहीं अपनाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भाई कीटनाशक दवाइयों का आप इस्तेमाल करते हैं या फाने जिस तरह जलाते हैं, तो साथियों जो भूमि की उर्वरा शक्ति वह एक समय में ख़त्म हो जाएगी और वो जो भूमि भाई बिल्कुल बंजर हो जाएगी। क्योंकि साथियों हमें ज़रूर ये ध्यान रखना चाहिए भाई, हमारे जो बड़े बुजुर्गों ने जिस प्रकार से हमारे को भूमि जो दी है उसको हम सही उसका पालन करें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी साथियों संजोग कर रखा है। क्योंकि साथियों कई फसलें ऐसी अब देखने को मिल रही है जो भाई अब उस बंजर भूमि पर हो ही नहीं रही। तो कोशिश करें अपनी जो भूमि को बढ़िया तरीके से इसमें रखें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही, और एक उम्मीद करते हैं कि आज जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो बातचीत करी भाई, एक तो फाने ना चलावे उसके लिए आप अपने आसपास में लोगों को समझाएंगे, और डेयरी और मत्स्य पालन की भी बात करें, और साथियों बैल वाली सब्जी की उम्मीद करते हैं इन सभी बातों को आप साझा करके कृषि को आगे बढ़ाएंगे। तो साथियों आज के कार्यक्रम में इतना ही, अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा बहनों और भाइयों राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।